बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग कह रहा है कि उसने तथाकथित शुद्धिकरण कर दिया है वोटर लिस्ट का और जमा भी कर दिया है, यानी सब कुछ कुशल मंगल है, किसी को फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। कि कृपया आप मुझे बता दीजिए कि देश के 75 साल के इतिहास में इतने चुनाव हुए, क्या कभी भी किसी भी राज्य में इतना बड़ा फासला रहा? जितने वोटर होने चाहिए थे बहुत उतने। बहुत महत्वपूर्ण बात है योगेंद्र जी, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि चुनाव आयोग जवाब तो नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है उसको खुफिया जानकारी हो कि इतने सारे लोग जो निकाल दिए गए हैं, घुसपैठियों की बात है, हो सकता है वो लोग हों, आपको हमें ना बता रहे हो सुरक्षा कारणों की वजह से। मैं चुनौती देता हूं बीजेपी को, चुनौती देता हूं गृह मंत्रालय को, चुनौती देता हूं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि आजकल तीनों मिल के काम कर रहे हैं। आप इसकी सूची जारी कीजिए कि आपको कितने विदेशी मिले हैं, कहां मिले हैं, किस देश से आने वाले मिले हैं। पूरे देश के सामने या तो सच रखिए या फिर देश से माफी मांगिए। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग कह रहा है कि उसने तथाकथित शुद्धिकरण कर दिया है वोटर लिस्ट का और जमा भी कर दिया है, यानी सब कुछ कुशल मंगल है, किसी को फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिक्र करने वाले लोग ना हो इस देश में तो फिक्र की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और फिक्र ये है कि 80 लाख वोटर लापता है हमारे देश में। बिहार जैसा राज्य जहां एजुकेशन बहुत कम है, अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा है, जागरूकता ज्यादा है, शिक्षा कम है उसके बावजूद भी, लेकिन 80 लाख वोटर गायब है। इस वोटर को किसने कहा कब गायब किया? लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मेरा आप ये दस्तावेज ले लीजिए, मैं मर चुका हूं। इस तरह का घटनाक्रम पेश आ रहा है। ऐसे ऐसे हादसा लोगों के साथ बिहार में हो रहे हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए, आबादी के हिसाब से अगर देखें आप, तो मुसलमानों की जितनी आबादी है, यानी वोटिंग पॉपुलेशन जितनी है, उसके हिसाब से 2 गुना कम से कम ऐसा हो रहा है कि 2 गुने की तादाद में लोग वोटर लिस्ट से गायब हैं। और दूसरा जो शिकार हुई हैं इस पूरे SIR प्रोसेस की, वो है महिलाएं। योगेंद्र यादव पहुंच गए हैं फिर से सुप्रीम कोर्ट। वहां उन्होंने फिर से अपनी पेशी दी या हाजिरी लगाई, जो भी शब्द का इस्तेमाल आप समझे बेहतर कर लीजिए। योगेंद्र यादव जी, ये बताइए कि क्यों इतनी फिक्र करते हैं? चुनाव आयोग देश का 75 साल से वोट करा रहा है, चुनाव करा रहा है, अभी भी करा लेगा। क्या दिक्कत आ गई आपको SIR में? अब सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने राहत भी दे दी थी, अब फिर से आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं। शुक्रिया अरफा। अब SIR का बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट आ गया है। अब तक अनुमान चल रहे थे, अब तक कयास थे ये होगा, और चुनाव आयोग कह रहा था आप चिंता ना करें, हम सब ठीक कर लेंगे। तो अब यानी कि 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आ गई। हमें भी कुछ दिन लगे उसको समझने में, पढ़ने में, और पढ़ के उसका पूरा ऑडिट लेके हम सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे। तो मैं इसे पेशी नहीं कहूंगा, क्योंकि पेशी तो अपराधी की होती है। मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, और ध्यान से सुना। सहमत हो न हो वो एक अलग बात है। सुना तो मैं इसके लिए तो कृतज्ञ हूँ। कम से कम इस देश में कोई तो एक फोरम है जहां आप खड़े होकर बोल सकते हैं, सरकारी ऑफिशियल फोरम है जहां बोल सकते हैं। और मुझे इंपॉर्टेंट बात जो है अर्पा जी, वो आपने जो 80 लाख का आंकड़ा दिया, बात हम वहीं से शुरू करें। क्योंकि एक इंप्रेशन ये हो गया है कि देखिए अब तो नई लिस्ट आ गई है एंड ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ चंगासी। और पहले जो 65 लाख कट गए थे, वो तो देखिए ना, 65 लाख घट के अब सिर्फ 47 लाख हो गए हैं। और अब हम इसी में तसल्ली कर लेते हैं कि ना ना सिर्फ 47 लाख हुए हैं। लेकिन असली आंकड़ा 80 लाख का है, और वो क्यों है? वो समझने की हमें जरूरत। अगर हम जानना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट सही है या गलत है, तो उसका पहला पैमाना होना चाहिए कि जितने लोग वोटर लिस्ट में होने चाहिए, क्या मोटे तौर पे उतनी संख्या में लोग हैं? अब ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा कि भारत सरकार अलग से जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा कर, चाहे सेंसस नहीं हुआ है पिछले 14-15 साल से, लेकिन भारत सरकार हर राज्य के हर एज ग्रुप की जनसंख्या देख के आपको ऑफिशियली बताती है। और ये जो अनुमान है भारत सरकार के, ये चुनाव आयोग भी हर साल इस्तेमाल करता है। तो उस अनुमान के हिसाब से बिहार में सितंबर के महीने में 18 साल या उससे अधिक की जनसंख्या कितनी है, ये सवाल होना ही चाहिए। और वो जनसंख्या है 8 करोड़ 22 लाख। यहां मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें जो डेड हैं उनको बाहर कर दिया गया है, इसमें जो माइग्रेंट हैं उनको बाहर कर दिया गया। उस सबको करने के बाद बिहार में जो जिंदा 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनकी संख्या 8 करोड़ 22 लाख है आज की तारीख में भारत सरकार के हिसाब से।
तो जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, उस वक्त उस दिन जो लिस्ट थी उसमें 7 करोड़ 89 लाख लोग। तो एक अच्छा रिवीजन क्या होना चाहिए था कि आप 7 करोड़ 89 लाख से 8 करोड़ 22 लाख की दिशा में जाते। कितना जाते, पूरा 100% आप नहीं जा पाते, वो सब चलता है। लेकिन हुआ क्या है कि 7 करोड़ 89 लाख से 8 करोड़ 22 लाख की तरफ जाने के बजाय गाड़ी उल्टी दिशा में चली। 7 करोड़ 89 लाख से उतर के अब हम 7 करोड़ 42 लाख पे आ गए, और हमें बताया जा रहा है कि शुक्र करो 7 करोड़ 24 लाख नहीं हुआ। अब आप देखिए क्या हो रहा है। अब आप फासला देख लीजिए, 8 करोड़ 22 लाख जो होने चाहिए थे वोटर लिस्ट पे, और 7 करोड़ 42 लाख जो आज की तारीख में है, ये जो फासला है 80 लाख का। मैंने कल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आंकड़ा तो रखा, और मैंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि कृपया आप मुझे बता दीजिए कि देश के 75 साल के इतिहास में इतने चुनाव हुए, क्या कभी भी किसी भी राज्य में इतना बड़ा फासला रहा है? जितने वोटर होने चाहिए थे बहुत उतने। बहुत महत्वपूर्ण बात है योगेंद्र जी, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि चुनाव आयोग जवाब तो नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है उसको खुफिया जानकारी हो कि इतने सारे लोग जो निकाल दिए गए हैं वो घुसपैठियों की बात है। चुनाव आयोग ने खुद ये विदेशियों शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। पहले घुसपैठिए कह रहे थे, फिर उन्होंने सुधार करके उसको विदेशियों कहना शुरू कर दिया। तो हो सकता है वो लोग हों, आपको हमें ना बता रहे हो सुरक्षा कारणों की वजह से। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि ये सवाल कल मैंने सुप्रीम कोर्ट में पूछा, और पूरा देश जानना चाहता है कि भाई बिहार में 8 करोड़ लोगों को एक छलनी से निकाला गया, तो कितने घुसपैठिए पाए गए, कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या, क्योंकि उस नेपाल पे किसी की निगाह नहीं रहती, सबकी निगाह केवल जहां बॉर्डर जुड़ा हुआ है उस पर निगाह नहीं है, जहां बॉर्डर नहीं जुड़ा है उस पर निगाह है। बांग्लादेश रोहिंग्या, रोहिंग्या बेचारे कहां से भी बिहार में आएंगे, खैर छोड़िए। तो हमने इसके आंकड़ों की बड़ी पड़ताल की, क्योंकि जब भी हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछते हैं, पत्रकार पूछते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, वो जलेबी बना देते हैं, इसका उत्तर नहीं देते, आपको आए बाएं इधर उधर की बड़ी अच्छी बातें बताते हैं। तो फिर हमने देखा कि भाई 1 अगस्त को बिहार में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी हो गए थे, ठीक है। उस 1 अगस्त से पहले पूरे जुलाई के महीने में चुनाव आयोग हर रोज बुलेटिन दे रहा था, इतने मृत, इतने एब्सेंट, इतने स्थानांतरित, इतने लापता, सब बता रहा था। क्या आपने एक भी आंकड़ा विदेशी का देखा? नहीं था। तो 1 अगस्त तक चुनाव आयोग ने मुझे एक भी व्यक्ति नहीं बताया कि वो विदेशी था। कोई बात नहीं, 1 अगस्त के बाद ड्राफ्ट लिस्ट आई, उसके बाद ऑब्जेक्शन करने का टाइम था, तो मैंने पूछा कि भाई आंकड़ा नहीं दिया? कहते नहीं नहीं, अब देखिए अब ऑब्जेक्शन शुरू हुए, अब आंकड़े आएंगे। ठीक है साहब, बढ़िया। 1 अगस्त से लेके जो पूरा वक्फा था, ये 1 महीने का वक्त था ऑब्जेक्शन करने का। भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस देश में विदेशियों और घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चला रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी ने कितने विदेशियों पर आपत्ति की? चुनाव आयोग का आंकड़ा है शून्य। शून्य चुनाव आयोग का अपना आंकड़ा है कि बीजेपी ने एक भी ऑब्जेक्शन बिहार में फाइल नहीं किया है। चलिए, बीजेपी से छूट गया होगा, लेकिन घुसपैठिए का सवाल तो बहुत बड़ा है, कोई और तो ऐतराज करेगा। मेरे घर के सामने अगर कोई घुसपैठिया रहा है, मैं ऐतराज करूंगा ना। तो बिहार में कुल मिला के कोई 3.25 लाख ऑब्जेक्शंस आए टोटल, किसी भी कारण से। तो हमने कहा कि चलिए उसका आंकड़ा उतार के देख लेते हैं। उसमें से 2.5 लाख के करीब को इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे डाल रखा है, हमने एक एक आंकड़ा खंगाल लिया। विदेशी होने के ग्राउंड पर कितने ऑब्जेक्शन आए? पूरे बिहार में 1,087। 7 करोड़ 24 लाख लोगों में से 1,087 पर 0.01% से कम पर ऑब्जेक्शन आया है। तो हमने कहा चलिए 1,087 तो आंकड़ा दिख रहा है। फिर हमने चेक किया कि ये तो ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन स्वीकार किए गया या नहीं, कैसे पता करें? हमने देखा कि इन 1,087 में से कितने लोग हैं जिनका नाम अंत में डिलीट हो गया है 30 सितंबर वाली लिस्ट में। पता है कितने लोग मिले? 390। चलिए साहब 390, अब 390 की लिस्ट ऐसी है कि उसमें आप नाम पढ़ सकते हैं, और कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या आया होगा तो जाहिर है वो हिंदू तो नहीं होगा। तो हमने नाम पढ़ लिए साहब उसके अंदर। इन 390 में से 76 केवल मुसलमान हैं। मुसलमानों के नाम 76। ये बहुत मत मान शानदार लीजिए कि आपकी एक खोजबीन है।
जी हाँ, बहुत। और ये भी नहीं ये कैसे पता लगाएं कि वो 76 भी बांग्लादेशी हैं? अब वो कैसे पता लगे, तो हमने कहा कि क्योंकि इसमें बीजेपी ने बड़ी मदद की है, हमारी बीजेपी ने बताया कि सारे बांग्लादेशी जो हैं वो सीमांचल के जिलों में, तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज इसके अंदर है। तो हमने देखा कि चलिए इन 390 में से कितने लोग कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया से हैं? 10। 10 हैं। हम्म। उन 10 की हमने छानबीन की। उन 10 में से 5 हिंदू, 5 मुसलमान, सेकुलर देश है, बड़ा अच्छा संतुलन हो गया। और जो 5 मुसलमान थे उनमें से 2 मृत हैं, बच गए हम्म। 3। अब आप सोचिए, 3 महीने से पूरे देश को पागल किए हुए हैं रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिए, ये उनको निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान और ये और वो। कम से कम जो आंकड़ा आज दिख रहा है वो तो केवल 3 का दिख रहा है, और ये भी पक्का योगेन नहीं जी, है कि सलाम है आपको। बांग्लादेशी होने के आपने कारण। जितनी जितनी बारीकी से आपने ये खोजबीन की है, और ये पूरा मैं कहूंगी सिर्फ चुनाव आयोग की पड़ताल नहीं है, सिर्फ उन पर नजर रखना नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा रिसोर्स है, उसकी जाके बाल की खाल निकाल के आपने वाकई, और आप और आपकी टीम ने जिस तरह से शानदार काम किया है, सलाम है आपको। और मुझे उम्मीद है कि बिहार के तमाम वोटर जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि हम नजर रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है कि चुनाव आयोग को ये पता हो, बीजेपी को ये पता हो, तमाम सरकारी संस्थाओं को ये पता हो, छोटे छोटे चुनाव अधिकारियों को पता हो कि यहाँ धांधली नहीं होने देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं। अब मुझे बताइए योगेंद्र जी, अब चुनाव में तो इसमें बहुत एक ज्यादा छोटी वक्त सी बाकी बात नहीं और है। जोड़ दूं जी। अल्फा जी, जी। वो ये कि क्योंकि कल जज साहब ने भी कहा कोर्ट के अंदर कि लेकिन इसके अलावा भी एक और रूट संभव है। हो सकता है ऑब्जेक्शन के बेसिस पे ना हो, सरकार अपने आप सुओ मोटो सरकार कहीं विदेशियों की पहचान करके उनको निकाल सकती है। मैंने कहा बिल्कुल संभव है, तो कृपया आप ऐसा क्यों नहीं कर देते सर। मैंने कहा मिलॉर्ड, आप, ये इलेक्शन कमीशन बैठा है, इनको एक आदेश दे दीजिए कि ये संख्या डिक्लेयर कर दें। मैं आपके सामने चुनौती देता हूं अल्फा जी, ये इलेक्शन कमीशन इसकी सूची जारी कर दे कि बिहार में कितने विदेशी, और किस विदेशी बताएंगे, कौन नेपाल से और कौन कहां से, कितने विदेशी आपको प्राप्त हुए, क्योंकि जो प्राप्त होंगे उनकी रिपोर्टिंग इनको डीएम के सामने करनी पड़ेगी। ये भी एक नियम है कि आपको फॉरेनर्स उसके ऑफिसर के सामने रिपोर्ट करना होगा। मैं चुनौती देता हूं बीजेपी को, चुनौती देता हूं गृह मंत्रालय को, चुनौती देता हूं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि आजकल तीनों मिल के काम कर रहे हैं। आप इसकी सूची जारी कीजिए कि आपको कितने विदेशी मिले हैं, कहां मिले हैं, किस देश से आने वाले मिले हैं। पूरे देश के सामने या तो सच रखिए या फिर देश से माफी मांगिए। आजकल मैं भी बहुत बड़ी ज्ञानेश जी बात, से कुछ भाषा सीख रहा हूं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि तीनों मिले हुए हैं। आप कह रहे हैं गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग, बीजेपी, ये बात आप जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, तीनों मिले हुए हैं? अरफा, पिछले 2 महीने से हो क्या रहा है? चुनाव आयोग कोई ऑर्डर इशू करता है, डिफेंड करने बीजेपी पहुंच जाती है। चुनाव आयोग देश के इतिहास में पहली बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो कि गृह मंत्रालय की भाषा। ये एसआईआर ऑर्डर चुनाव आयोग कभी लिख नहीं सकता था। एक और बात आपको मैं चुनौती देता हूं, चुनाव आयोग वो फाइल दिखा दे जिसमें एसआईआर का निर्णय हुआ। निर्णय कैसे होता है सरकार के अंदर? पहले नीचे से प्रपोजल बनता है, प्रपोजल पे विचार होता है, प्रपोजल को 5 ब्रांच में भेजा जाता है, आप लीगल चेक कीजिए, आप स्टेटिस्टिक्स चेक कीजिए। उसके बाद ऊपर चुनाव आयोग के स्तर पे पहुंचता है जहां फैसला लिया जाता है। अंततः उसका मेरिट, डिमेरिट, हाँ ना सब कुछ देखने के बाद फैसला लिया जाता है। मैं चुनौती देता हूं, चुनाव आयोग वो फाइल पब्लिक में दिखा दे। मेरा मानना है ऐसी कोई फाइल है ही नहीं, क्योंकि ये फैसला नीचे से आया ही नहीं। चुनाव आयोग में कभी विचार ही नहीं हुआ इस पे। सीधे 3 चुनाव आयुक्तों को कोई कागज पकड़ा दिया गया और उन्होंने उठा के साइन कर दिया और देश में एसआईआर लागू हो गया। ये बहुत हो रहा बड़ी है, बात इसलिए आप मैं कह रहे कहता हैं। हूं गृह मंत्रालय और ये हम्म। मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन योगेन जी, अगले 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बिहार चुनाव को लेकर। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने अब तक जो काम किया था, जो था सरकार की विश्वसनीयता पे सवाल उठाना, वहां जो एनडीए सरकार थी उसको कटघरे में खड़ा करना, वो तमाम मुद्दे किनारे लगा के एसआईआर का मुद्दा केंद्र में ला दिया, और सब लोग भूल गए कि नीतीश कुमार की जो 20 साल का जो उनका राज रहा, उसमें उन्होंने, उनकी क्या खामियां रही, उन्होंने जनता को किस तरह से परेशान किया, बेरोजगारी, अशिक्षा, विकास की
कमी, तमाम चीजें भुलाकर एसआईआर, और अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने तो जमा कर दी फाइल, सब कुछ ठीक हो गया। तो जो जितना फायदा हुआ था तेजस्वी यादव ने किया था, वो राहुल गांधी ने वापस उन्हें पहुंचा दिया। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव में कुछ बाकी नहीं है, अगले मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। हाँ अर्पा, चुनाव में क्या होगा, कौन जीतेगा हारेगा, उसका मेरे को वाकई कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि मैं जमीन पे घूमा नहीं और यहाँ बैठ के मैं खामखा अपने विचार बताऊं उसकी शायद वो ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप वोट चोरी के आरोप में जब जाते हैं तो जनता बेरोजगारी को भूल जाती है, जनता महंगाई को भूल जाती है। देखिए, नीतीश कुमार के 20 साल के राज के बाद असंतोष तो है, और लोगों को ये भी साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी की तो अंतिम पारी है, बीजेपी इनको ठिकाने लगाने वाली, क्या करने वाली है पता नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी, और वो अस्वस्थ भी हैं, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है, मतलब वो पब्लिक के अंदर बीमारी एग्जैक्टली क्या है हम नहीं जानते, लेकिन वो अस्वस्थ हैं, ये भी सबको दिख रहा है। तो ऐसे में वो वोटर जो कि नीतीश कुमार जी के साथ थे, जो या तो उनसे निराश हो गए हैं, या फिर उनसे अब उन्हें पता लग रहा है कि अब तो अगली बारी इनकी है नहीं, वो वोटर कहाँ जाएगा, ये सवाल बाकी है। अभी मैं इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन ये मानना कि वोट अधिकार यात्रा से पूरा बिहार डिस्ट्रैक्ट हो गया होगा, मुझे तो लगता है कि आमतौर पे जब वोट अधिकार यात्रा हुई वो ऐसा समय था जबकि ज्यादातर पार्टियां कुछ नहीं करती, तो इस बहाने कुछ किया, तो ऑपोजिशन ने सड़क पे उतरा, कुछ किया, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन इसके अलावा अब वक्त कहाँ बचा है? 6 तारीख को पहला चुनाव होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। अब वक्त कहाँ है उन बिहार के जो असली मुद्दे थे उनको लाने के लिए? अगर चुनाव आयोग से ही लड़ते रहेंगे, लड़ता रहेगा विपक्ष, तो बीजेपी से कब लड़ेगा? जी, तो मैं समझता हूं कि अ, अब देखिए, आज से नामांकन की काम शुरू हो चुका है, और जैसा हम जानते हैं हर राज्य में कोई 40-50% लोग पहले से मन बना के रखे रहते हैं कि भाई उन्हें किसको वोट देना है, और बाकियों पे जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर होता है तो वाकई एक मायने में चुनाव प्रचार तो आज से शुरू हुआ है बिहार। और थोड़ा और वक्त देखें, ऑपोजिशन ऐसा नहीं है, देखिए बिहार में और कुछ भी हो, बिहार में राजनीतिक चेतना बहुत है। मैं समझता हूँ हिंदी इलाके के ज्यादातर राज्य से ज्यादा राजनीतिक चेतना बिहार में होती है। बिहार का व्यक्ति पैसा भले ही जेब में ना हो, लेकिन राजनीतिक समझ रखता है, जानता है क्या हो रहा है। और जो कुछ बिहार के सच्चे मुद्दे हैं जिस पे लोगों के मन में असंतोष है, सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या विपक्ष, जो इंडिया गठबंधन का विपक्ष है, क्या वो जनता के उस असंतोष से अपने आप को जोड़ पाएगा, या कि वो वोट बिखर जाएगा, वो सबसे बिल्कुल। महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, आखिरी बात संक्षेप में अब आपसे कि अब यहां से लेकर और जब तक चुनाव होता है 6 नवंबर को, एसआईआर का मुद्दा किस तरह से शेप लेगा? अब क्या होने जा रहा है? अब मेरे ख्याल में अब बहुत कुछ होने जा नहीं रहा है एसआईआर पे कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में अब फाइनल हियरिंग हो रही है, कोर्ट का जजमेंट आएगा। लेकिन जाहिर है जब चुनाव संहिता लागू हो चुकी है तो उसके बाद कोई ऐसा जजमेंट तो आ नहीं सकता जो चुनाव को रोक दे, जो उसको पलट दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैं समझता हूं कि इसमें एसआईआर की प्रक्रिया से क्या क्या सबक मिले। कल की हियरिंग में जस्टिस सूर्यकांत भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ आपने सब आंकड़े रखे, चुनाव आयोग की भी कुछ आंखें खुलेंगी, इनको भी कुछ समझ आएगा आगे से क्या करना चाहिए। तो कोर्ट कचहरी में अभी जो होगा, देखिए एक अच्छा आदेश कल मिल चुका है, वो ये कि जिन 3.66 लाख लोगों के नाम कटे थे, लेकिन और जिनको अभी आदेश भी नहीं मिल रहा कि हम अपील कैसे करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आदेश वादेश की चिंता मत कीजिए, सीधे डीएम के पास जाइए, आप अपील कर सकते हैं। तो वो लोग अपील कर सकते हैं। जिसका नाम गलती से कटा हो वो वापस हो सकता है, केवल वही एसआईआर के बारे में होगा। बाकी जो कोर्ट कचहरी में कार्यवाही चल रही है उसका बाकी देश में एसआईआर के स्वरूप में जाएगा, उसके लिए अब महत्व है। बिहार की जहां तक कहानी है, बहुत बड़ी डकैती होने वाली थी, लेकिन वोट अधिकार यात्रा की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की वजह से और आधार वाले ऑर्डर की वजह से वो जो डकैती थी वो अभी वो केवल चोरी एक में चोरी बदल के गए रूप, सिर्फ चोरी के रूप में रह गई। जी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र यादव जी।